नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीजी के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश का गठन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने 1861 से 1948 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देखी थी। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे और किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, कितने संभाग थे, क्या मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, क्या उसका भौगोलिक विभाजन था, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि सबसे पहले अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड कर दे, उन्हें भी आमंत्रित करें ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। ठीक है, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी ये तीनों क्लासेस नहीं देखी, पहली क्लास में सामान्य परिचय हमने पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने मध्य प्रदेश का गठन शुरू किया था, जिसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है, और उसके बाद हमने सामान्य परिचय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये तीनों क्लास भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाए, फिर हम उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़ जाए, उसके बाद में हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से हमने क्या किया, जब से हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, तब से क्या हुआ कि कुछ लोगों का जीना हराम हो गया। उन लोगों का खाना पच नहीं रहा है, उनको रात में नींद नहीं आ रही है, और सुबह जब वो उठते हैं तो इसी तलब में रहते हैं कि कब हमारी एकेडमी की क्लास का शेड्यूल ढले और वो उस क्लास को डिसलाइक करे, और फिर उनका ये इंतजार रहता है कि कब क्लास शुरू हो जाए, और उनमें पागल जैसी हरकत करे। कभी वो लड़की के नाम से आईडी बनाकर उसमें गलत कमेंट करते हैं, तो कभी दूसरे के नाम से आईडी बनाकर उसमें गलत कमेंट करते हैं। तो मेरा उनसे एक ही बात कहना है कि भाई, सबसे पहले तो जलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जलोगे तो नीचे गिरोगे। अगर आपको बराबरी करनी है तो बराबरी करके दिखाओ, जलने से कुछ नहीं होगा। हमारी बराबरी करो, तब मैं जाकर मानूंगा कि हाँ, वाकई आप में दम है। इसलिए कह रहा हूं कि ये फालतू हरकतें करना बंद कर दे। ठीक है, तुम्हारी इन हरकतों से अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं क्लास को बंद कर दूंगा, तो सुन लो, क्लासेस बंद नहीं होगी। और अब एक बात और सुन लो, मुझे अगर तुम लोगों ने छेड़ा है तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मेरी मैराथन क्लासेस चलने वाली है। तो अब क्लासेस बंद करके दिखाओ। एक बार फिर से कह रहा हूं, मुझे मत छेड़ो, वरना तुम्हारी दुकानें बंद करवा दूंगा। ठीक है, तो समझ लेना, अगर मेरी क्लास में फालतू हरकतें करी हो तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए मुझे मत छेड़ो, मैं अपना काम शांति से कर रहा हूं, तुम तुम्हारा काम शांति से करो। ठीक है, तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग पढ़ के आना, फिर हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, इतना तो मुझे आप पर 100% विश्वास है, क्योंकि आप विश्वास पर खरे उतरने वाले लोग हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। तो हमने कल क्या देखा था कि जब आपका स्वतंत्रता के पूर्व की हम बात करें, तो स्वतंत्रता के पूर्व आपका मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो आपका मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी में बटा हुआ था। अगर हमने श्रेणी ए की बात करी थी, तो स्वतंत्रता के पूर्व जो श्रेणी ए है, उसमें वो क्षेत्र आता था जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में था या अंग्रेजों के अधीन था। उसके बाद श्रेणी बी में वो क्षेत्र आता था जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था, जो स्वतंत्र था। श्रेणी सी में कौन था, तो श्रेणी सी में 61 बड़ी रियासतें थी, और श्रेणी डी में कौन था, तो श्रेणी डी में केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े, तो उसके बाद हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, तो मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र है, तो सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में आपका कौन थे, अंग्रेज थे। और अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब होता है, तो 1861 यानी 1861 में हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में बरार को कब शामिल कर लिया गया था, तो आपको बताना है कि सेंट्रल प्रोविंस में बरार को 1936 में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का यहां पर एकीकरण किया था। जब रियासतों का एकीकरण किया तो 552 टोटल रियासतें थी। इन 552 में से 549 रियासतें कहां, भारत में शामिल थी, और 3 रियासतें आपकी कहां थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों स्वतंत्र थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, उसके बाद में आपका हैदराबाद है, उसको कौन सा
हैदराबाद को आपका पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो के आधार पर, और जो आपका आता है कश्मीर तो उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में आपका नया मैप निकल कर आया था जिसमें आपका एमपी पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और उसके बाद एक और क्षेत्र था आपका भोपाल जो कुछ समय के लिए स्वतंत्र था। तो ये कुछ इस प्रकार से यहां तक की स्थिति हमने देखी थी। और भारत की टोटल रियासतों में से मध्य प्रदेश में 79 रियासतों को यहां पर शामिल किया गया था। तो यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर थी। और कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाकर एक बार कल की क्लास जरूर देख लेना ताकि आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बड़े ध्यान से समझना और आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि पार्ट ए के राज्यपाल किसे बनाया गया था, पार्ट ए के राज्यपाल किसे बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर दे दे ताकि पता चले कि आपने कल का जो पढ़ा हुआ कितना रिवाइज किया है, फिर हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर लिख दे ताकि पता चले कि आपने कितना रिवाइज किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि रियासतों के एकीकरण के बाद नया स्वरूप मध्य प्रदेश का निकल कर आया था जिसमें आपका ए बी सी में बटा हुआ था आपका मध्य प्रदेश। लेकिन अब पूरे भारत की हम यहाँ पर बात करें तो पूरे भारत में क्या हुआ था कि पूरे भारत में रियासतों का तो एकीकरण हो गया था, लेकिन रियासतों का एकीकरण होने के बाद जो भारत है तो भारत में अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग जगह मिक्स हो रहे थे, यानी कि उनको जो बोलचाल है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन लोगों ने क्या भारत सरकार से बोला, उस समय तो भारत सरकार नहीं बनी थी लेकिन उस समय संविधान सभा थी, तो उनसे बोला कि आप हमें भाषा हिसाब से अलग अलग राज्यों का गठन करके दो, यानी कि भाषा के हिसाब से भारत में अलग राज्यों का गठन करो। तो ये यहां से मांग उठने लगी कि भारत में अब भाषा आधार पर राज्यों का गठन हो। तो इसी को देखते हुए उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी तक यहाँ पर संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, अभी तक यहाँ पर भारत में कोई भी सरकार नहीं बनी थी, सिर्फ संविधान सभा थी और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि ठीक है, अगर आप भाषा आधार पर राज्यों की मांग कर रहे हो तो हम एक आयोग या एक समिति बनाते हैं जिसका नाम रखा उन्होंने धर आयोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले किस समिति का गठन किया गया, तो आपको यहां से आंसर देना है धर आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले धर आयोग का यहां पर गठन किया गया। अब हम यहां पर धर आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर धर आयोग की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो एस के धर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, सबसे पहला आयोग आया था धर आयोग। और अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया तो यहां पर आपको याद रखना है कि धर आयोग के जो अध्यक्ष है वो एस के धर साहब को यहां पर बनाया गया। अगर इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया, तो जून 1948 में। कब, जून 1948 में यहां पर धर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। अब इसका उद्देश्य क्या था, आपको पता है, सिंपल था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का इसका उद्देश्य था कि इसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने क्या बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी आपकी क्लियर है। एक बार फिर से क्लियर करवा देता हूं कि भारत में उठने लगी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन करो। तो उस समय जो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसको नाम दिया धर आयोग। अब धर आयोग का उद्देश्य क्या था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए आपके एस के धर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया है। इसका गठन कब किया गया, तो जून 1948 में इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने क्या बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। ठीक है, अब जैसे इसने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर यहां पर राज्यों का गठन होगा, तो इसी बीच कांग्रेस बीच में कूद पड़ी और कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि धर आयोग ने मना कैसे कर दिया, अब हम धर आयोग की जांच करेंगे। तो इसी जांच के लिए, धर आयोग की जांच के लिए एक और नई समिति आई जिसका नाम दिया गया जेवीपी समिति। और इस जेवीपी समिति में कौन कौन सदस्य थे, तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 सदस्य की ये समिति थी और इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इस समिति का उद्देश्य था कि एक तो धर आयोग की ये जांच करेगी
जाएगी कि धर आयोग ने मना क्यों किया, और दूसरा इसका उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया, तो इस समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में, यानी जैसे ही धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस वैसे ही कांग्रेस ने यहाँ पर जेवीपी समिति का गठन कर दिया। ठीक है, अगर इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो ये 3 इंपोर्टेंट नाम आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य भी वही था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेगा और धर आयोग की जांच करेगा। लेकिन जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, कब? अप्रैल 1949 में। तो अप्रैल 1949 में जब जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसने भी क्या बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। ठीक है, तो इसने भी मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक आधार पर यहां पर राज्यों का गठन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आया धर आयोग, तो धर आयोग ने भी मना कर दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, और उसके बाद जेवीपी समिति आई तो उसने भी बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब लोगों में यहाँ क्या हुआ? असंतोष व्याप्त हो गया, लोगों में गुस्सा उमड़ने लगा और वो आंदोलन करने लगे कि भाई हम तो आपसे बोल रहे हैं कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करो, और आप जो समिति आ रही है वही मना कर रही है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जेवीपी समिति के बाद लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और लोग आंदोलन करने लगे। और इसी बीच आपके एक नेता आते हैं तेलुगु भाषा के, तो तेलुगु भाषा के एक नेता आते हैं जिनका नाम था पोटी रामुलु। तो इन्होंने क्या किया? 56 दिन का अनशन रखा। जब इन्होंने 56 दिन का अनशन रखा तो इसी अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कहानी को आप समझ रहे होंगे। आई होप कि जेवीपी समिति ने जैसे ही रिपोर्ट पेश की तो जेवीपी समिति ने मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एक नेता थे तेलुगु भाषा के पोटी रामुलु, उन्होंने अनशन रखा कि हमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन चाहिए। तो और 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो यहाँ पर मजबूरन सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा गया कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि ये है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। और इसकी डेट भी याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। किस डेट को यह गठित हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। बार बार चीजों को रिवाइज करवाना है, मतलब आपको याद करवाना है। चीजें अगर आपको क्लास में याद हो जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहां से याद हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ? जब एक राज्य बन गया, यानी कि जैसे मैं अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको आया क्लास में मैंने आया और एक आदमी को मैं लड्डू दे देता हूँ, फिर आप बाकी लोग मेरी तरफ देखोगे कि भाई एक आदमी को इनने आके लड्डू दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? तो फिर क्या हुआ कि भारत में सभी लोग मांग करने लगे कि हमारा भी राज्य बने, हमारी भाषा के आधार पर हमारा राज्य बने। तो यहां पर मजबूरन भारत सरकार को एक और समिति बनानी पड़ी। ठीक है, तो अब लगातार भारत में राज्यों की मांग होने लगी और एक और नया आयोग बना जिसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग, और यही इसे बोला जाता है फजल अली आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग या इसे बोला जाता है फजल अली आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी जो 2021 की पीएससी की एग्जाम हुई है उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद आया कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हमने फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अगर सबसे पहले इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन दिसंबर 1953 को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग का यहाँ पर गठन होता है। ठीक है, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 2 और सदस्य थे इसमें, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. फणिकर। ठीक है, तो 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. फणिकर, इसमें 2 और
सदस्य थे। अब यहां से क्वेश्चन निकालना सीखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल कितने सदस्य थे? बातों को ध्यान से सुनना, टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। 2 और सदस्य थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू और एक के.एन. फणिकर। ठीक है, आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई। अब क्या हुआ कि इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इस आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? इस आयोग के द्वारा 14 राज्य, कितने? मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। और संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? तो संविधान में 7वां संशोधन यहां पर होता है। 7वां संशोधन यहां पर होता है और इसी में आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बन जाता है क्वेश्चन। एक बार फिर से पूरा मैं आपको राज्य पुनर्गठन आयोग रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको यहां से बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष फैजल अली थे। उसके बाद 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. फणिकर। जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो 1 नवंबर 1956 को इस आयोग के चलते 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो संविधान में 7वां संशोधन यहां से किया गया था। ये बात आप याद रख लेना। और इसी में आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो यहां तक आपका अब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया। और यही वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो इसीलिए आप अपना जवाब देते हो कि 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। कैसे हुआ था? ये पूरी कहानी मैंने आपको यहां तक समझा दी। यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक भी कर दे और साथ साथ कमेंट भी कर दिया करें, ताकि इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जितना भी कंटेंट आपके सामने लेकर आता हूं, इस कंटेंट को मैनेज करने में, इस कंटेंट को बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप बात मानोगे तो ये क्लास अगर 1 घंटे की क्लास है तो इस कंटेंट को बनाने में लगभग मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। और 4 घंटे में जाकर ये पूरा कंटेंट तैयार होता है। पहले पूरी टाइपिंग करना, फिर उसके बाद आपके अच्छे अच्छे मैप ढूंढना। तो इस प्रकार से 3 से 4 घंटे मुझे डेली आपके कंटेंट बनाने में लगते हैं। तो आप बस सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को जरूर शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक अपन ने क्या देख लिया कि आपके मध्य प्रदेश का यहां पर गठन हो गया। अब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो उसमें कुछ क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन क्या? जब अपन ने देखा था कि रियासतों के एकीकरण के बाद आपके सामने एक मैप निकल कर आया था जिसमें आपका मध्य प्रदेश में पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश पूर्ण मध्य प्रदेश नहीं था। जो आज 1956 में मध्य प्रदेश हमने देखा वो उस समय रियासतों के एकीकरण के समय वो मध्य प्रदेश नहीं था। उस समय तो ये पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था। लेकिन जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग आया और रियासतों का राज्य पुनर्गठन आयोग आया, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उस समय फिर मध्य प्रदेश के गठन के बाद पार्ट एबीसी को समाप्त कर दिया गया। जो ये पार्ट एबीसी में बटा हुआ था ना, इन पूरे पार्ट एबीसी को समाप्त कर दिया गया। अब क्या क्या परिवर्तन हुए, तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में क्या हुआ कि आप यहां पर पार्ट ए का मैप देखो तो पार्ट ए का जो पूरा मैप है इसमें आपको दिखेगा कि पूरा दक्षिण वाला क्षेत्र आ रहा है। और ये दक्षिण वाला क्षेत्र यानी नीचे है और ये क्षेत्र कहां का है? महाराष्ट्र का। तो इसमें क्या हुआ कि पार्ट ए में महाराष्ट्र के आने वाले 8 मराठी भाषा के जिले आते थे। कितने? 8 मराठी भाषा वाले जिले आते थे। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बोला? तो मध्य प्रदेश ने बोला कि ये 8 मराठी भाषा के जिले आप ले लो और हम हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा वाले जिले रखेंगे। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया? आपसे सिंपल सा पूछेगा तो पार्ट ए में परिवर्तन किया गया कि पार्ट ए के अंतर्गत 8 मराठी भाषा वाले जिले किसे दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। किसे दिए? तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलते इसलिए वो महाराष्ट्र को दे दिया। अब इन जिलों के नाम आपको याद रखना। सबसे पहला आपका होता है अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चांदा, उसके बाद में आता है आपका यवतमाल,
बुंडाला और नागपुर, ये 8 मराठी भाषा वाले जिले आपके किसको दे दिए गए, महाराष्ट्र को। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ। तो पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ कि पार्ट बी के अंतर्गत मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को किसे दे दिया गया, राजस्थान को। क्योंकि आपका यहाँ पर कहीं मंदसौर आता है और इस मंदसौर के अंतर्गत क्या होता है कि भानपुर तहसील का एक गांव आता था सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा कहाँ आ रहा है, तो सुनेल टप्पा राजस्थान वाले क्षेत्र में आ रहा था। तो राजस्थान वालों से बोला कि राजस्थान वालों, ये सुनेल टप्पा आपके क्षेत्र में आता है, तो इस सुनेल टप्पा को आप पकड़ो, लेकिन इसके बदले हमें क्या करो, तो कोटा की जो सिरोंज तहसील है वो हमें दे दो, क्योंकि वो विदिशा के पास में आ रही थी कोटा की सिरोंज तहसील। तो ये विदिशा की कोटा की सिरोंज तहसील हमने मिला ली विदिशा में। ठीक है, तो सिंपल सा 2 क्वेश्चन यहां से बनने के चांस है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ। तो पार्ट ए में 8 मराठी भाषा वाले जिले महाराष्ट्र को दिए गए। इनका नाम है अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चांदा, यवतमाल, बुंडाला और नागपुर। उसके बाद पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, तो जो आपका सुनेल टप्पा गांव है, सुनेल टप्पा, तो सुनेल टप्पा गांव किसे दिया, तो सुनेल टप्पा गांव दिया आपका राजस्थान को। और वहीं कोटा की जो सिरोंज तहसील है, कौन सी, सिरोंज तहसील, तो सिरोंज तहसील किसमें मिला ली, आपकी एमपी में मिला ली सिरोंज तहसील। और कहां पर मिलाई, तो विदिशा जिले में मिला ली आपकी सिरोंज तहसील। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, वही पार्ट सी की हम बात करें तो ये जो पार्ट सी वाला पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस पार्ट सी में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। पार्ट सी का पूरा हिस्सा आपके मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। तो अब आपके सामने मध्य प्रदेश का नया मैप निकल कर आएगा। 1956 के बाद मध्य प्रदेश का एक और नया मैप आपके सामने यहाँ पर निकल के आता है। तो यहाँ तक की कहानी आयोग के आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुए और पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं सीधे मैप पर। तो ये आपका नया मैप निकल कर आया आपका मध्य प्रदेश का, और ये मैप कब का है आपका, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद कुछ इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो ये आपका नया मध्य प्रदेश निकल कर आया। मध्य प्रदेश का गठन जब हुआ था तो ये नया मैप आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार ध्यान से देख लो, ये पूरा मध्य प्रदेश है और इसी में आपका छत्तीसगढ़ भी उस समय शामिल था। ठीक है, तो ये नया मैप निकल कर आया। अब जब 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो उस समय हम मध्य प्रदेश की विशेषता देखते हैं कि आखिर क्या क्या विशेषता थी उस समय मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हो गया और ये आपका नया मैप निकल कर आ गया। तो ये स्थिति कब की, आपकी 1 नवंबर 1956 की। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रख लेगा, सीधा तरीका है आपको 44,3 और 44,6 आपको इस प्रकार से याद रखना है, तो आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर आपके भारत का टोटल क्षेत्रफल था। और उस समय की हम बात करें तो उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, वहीं जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय जिले कितने थे, तो जिले थे आपके 43 यानी 43। वहीं संभाग की बात करें तो संभाग थे टोटल 9। वहीं अगर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और ये आपके रविशंकर शुक्ल जी। वहीं प्रथम राज्यपाल की हम बात करें तो प्रथम राज्यपाल बनाए गए पट्टाभी सीतारामैया, और ये आपके पट्टाभी सीतारामैया की इमेज आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इसलिए मैं आपको यहां से सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ या फिर मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो आपको सीधा सिंपल यहां से याद रखना है 44,3 44,6। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है 44,3 44,6। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने थे, तो 43 टोटल यहां पर जिले थे। वहीं आपसे पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में टोटल संभाग कितने थे, तो यहां पर टोटल संभाग कितने थे, तो 9 संभाग यहां पर थे।
ठीक है। वहीं आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यहां पर बनाए गए। ठीक है। वहीं प्रथम राज्यपाल की हम बात करें तो प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया, तो पट्टाभी सीतारमैया को यहां पर मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल यहां पर बनाए गए। तो आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है और हर पॉइंट से यहां पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और ये आपकी स्थिति एक बार फिर मैप में आप देख सकते हो कि ये आपका मध्य प्रदेश उस समय कैसा दिखाई देता था। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर ले सकते हो। ठीक है। आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। दोस्तों याद रखना उस समय की बात कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, यानी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। तो 1956 में अगर मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई थी 996 किलोमीटर। कितनी थी? 996 किलोमीटर मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 1127 किलोमीटर। कितनी? 1127 किलोमीटर आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी। तो याद रखना उत्तर से दक्षिण 996 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम आपकी 1127 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे पूछे कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या था, तो आपको याद रखना है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों ये अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर क्या होता है, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था तो उस क्लास को जरूर जाकर देख लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से निकाला जाता है। तो भौगोलिक विस्तार को अब यहाँ पर मैं डिटेल के साथ चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमने पहली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल के साथ चर्चा कर ली। ठीक है। तो आपको सीधा सा याद रखना है भौगोलिक विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भौगोलिक विस्तार था आपका जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और ये सारी अगर हम बात करें तो ये सारी बात कर रहे हैं अपन 1 नवंबर 1956 की। कब? 1 नवंबर 1956 की अब तक हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते तो अगर हम बात करें 1956 की, तो उस समय अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विभाजन से पूर्व, विभाजन से पूर्व क्या, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि विभाजन से पूर्व, विभाजन से पूर्व, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी। ठीक है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी, तो आपको बताना है 7 राज्यों से। अब विभाजन से पूर्व मतलब क्या होता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी, तो याद रखना आपको यहाँ पर सीधा सिंपल कि मध्य प्रदेश की सीमा उस समय 7 राज्यों से लगती थी। और इन 7 राज्यों के नाम आपको याद करना अति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देगा और आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी। तो सबसे पहला राज्य तो आपका सामने आता है गुजरात, उसके बाद आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद में महाराष्ट्र। आप यहाँ पर मैप में देखोगे तो सबसे पहला आपका गुजरात, गुजरात के बाद दूसरा राजस्थान, राजस्थान के बाद तीसरा आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका बिहार, बिहार के बाद में आता है आपका ओडिशा, कौन सा? ओडिशा, ओडिशा के बाद में आता है आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद 7वां आता है आपका महाराष्ट्र। अब यहाँ पर एक झारखंड है, तो याद रखना झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये बाद में बनाया गया। ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं रखना, आपको 7 राज्य याद रखने हैं। 7 राज्यों के नाम है, पहला गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये वो 7 राज्य जिनसे विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पर लगती थी। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई। जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई तो मध्य प्रदेश में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते गए। अब आंतरिक परिवर्तन में क्या हुआ, सबसे पहले हम पहुंचे 1972 में। तो 1972 में यहाँ पर 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से 2 जिले बनाए गए 1972 में? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1972 में कितने जिले बनाए गए, तो आपको याद रखना है कि 1972 में 2 जिले बने, एक तो आपका भोपाल बना और एक बना आपका राजनांदगांव। सबसे पहले भोपाल की बात करें तो भोपाल किससे अलग हुआ, तो भोपाल विदिशा से अलग हुआ। और राजनांदगांव किससे अलग हुआ, तो ये दुर्ग से अलग हुआ। तो याद रखना
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1972 में टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन किया गया, तो आपको याद रखना है 2 जिलों का गठन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भोपाल जिला बनने के पूर्व किस जिले की तहसील था, तो याद रखना ये भोपाल जो है ये सीहोर जिले की एक तहसील था और बाद में इसे जिला बनाया गया। ठीक है, तो भोपाल पहले जिला नहीं था, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है, वहीं अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ था, और वर्तमान की हम बात करें तो राजनांदगांव और दुर्ग दोनों कहां चले गए, तो दोनों छत्तीसगढ़ में चले गए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब फिर कहानी आगे बढ़ी, और कहानी आगे बढ़ी तो ये यहाँ पर एक चीज और देख लेना कि 43 जिले कब थे, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और 1972 में 2 जिले और बन गए, मतलब कितने जिले हो गए, 45 जिले यहाँ पर आपके हो गए। ठीक है, 45 जिले बराबर यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ी। अब कहानी आगे बढ़ी तो एक और आपकी समिति आती है B.R. दुबे समिति। ठीक है, B.R. दुबे समिति आती है, और B.R. दुबे समिति का गठन संबंध किससे है, तो जिलों के गठन से इसका संबंध है। तो इसका जो गठन किया गया है कब किया गया है, तो 25 मई 1998 को आपकी B.R. दुबे समिति आती है। 25 मई 1998 में इसका गठन किया गया, और इसके द्वारा कितने जिले बनाए गए, तो इसके द्वारा 10 जिलों का यहाँ पर मध्य प्रदेश में गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि B.R. दुबे समिति का गठन कब हुआ, तो 25 मई 1998 को B.R. दुबे समिति का गठन होता है, और इसने मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए, तो इसने मध्य प्रदेश में 10 जिले बनाए। अगर हम 10 जिलों में से बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में आपके कितने जिले हैं, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में आपके 4 जिले, जिसमें सबसे पहले बड़वानी की बात करें तो बड़वानी खरगोन से अलग होकर बना, श्योपुर की बात करें तो श्योपुर मुरैना से अलग हुआ, कटनी की बात करें तो जबलपुर से अलग हुआ, और डिंडोरी की बात करें तो ये मंडला से अलग हुआ। ठीक है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 जिले शामिल है, और बाकी 10 में से जो 6 जिले वो कहाँ चले गए, आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इन 6 जिलों को हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ वो जिले याद करने हैं जो आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में, जैसे बड़वानी बना खरगोन से, श्योपुर बना मुरैना से, कटनी बना कटनी बना जबलपुर से, और डिंडोरी बना मंडला से। ठीक है, तो यहां से आपको ये 4 जिलों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना है। तो हमने देख लिया B.R. दुबे समिति थे, तो B.R. दुबे समिति ने 10 जिले बनाए, जिसका गठन 25 मई 1998 को किया गया। अब यहाँ पर चीज देखना, यहाँ पर अपन ने देखा कि 43 जिलों में से 2 जिले बने, तो 45 जिले हो गए। अब 45 जिले में से यहाँ पर फिर 10 जिले बन गए, तो कितने जिले हो गए, आपके 55 जिले यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, 55 जिले यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब 55 जिले आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए, तो इनको आपको याद रखना है कितने जिले हो गए थे, 55 जिले आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब फिर एक और समिति आई जिसका नाम है सिंहदेव समिति। ठीक है, सिंहदेव समिति की हम बात करें तो इसका गठन भी कब हुआ, तो 30 जून 1998 को हुआ, और इसने कितने जिले बनाए, तो इसने 6 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से जिले का गठन किया गया, तो इन 6 जिलों में से मध्य प्रदेश में 3 जिले शामिल है, और बाकी 3 जिले चले गए आपके कहां पर, छत्तीसगढ़ में। तो हमें सिर्फ वो जिले याद रखने हैं जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में शामिल है। तो सिंहदेव कमेटी ने 6 जिले बनाए थे, जिसमें से 3 जिले आपके मध्य प्रदेश में कौन कौन से, एक तो बना नीमच मंदसौर से, एक बना हरदा होशंगाबाद से, और एक बना आपका उमरिया शहडोल से। तो ये 3 जिले आपको याद रखना है, नीमच, हरदा, उमरिया, और ये किसने बनाए, तो सिंहदेव कमेटी ने बनाए। 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी आती है, और ये 6 जिलों का गठन करती है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा था कि 55 जिले थे, 55 जिलों में से हमने 6 जिले और ऐड कर दिए, तो 61 जिले यहाँ पर आपके टोटल हो गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका 1998 में टोटल कितने जिले बनाए गए, तो आपका 16 जिले बनाए गए। आपका B.R. दुबे समिति ने बनाए थे कितने, 10 जिले, और सिंहदेव कमेटी ने बनाए कितने जिले, तो 6 जिले। इस प्रकार से टोटल 1998 में कितने जिले बनाए गए, तो 1998 में टोटल आपके 16 जिले यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, वहीं आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, तो जिलों की संख्या यहाँ पर 61 हो गई थी, जो आप देख सकते हो टोटल ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम कहाँ से 1948 से हमने आज 1948 से आज हम कहाँ पहुंच गए, 1998 तक पहुंच गए। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, तो 1 नवंबर 2000 से चलकर 2021 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, वो सारी चीजें हम कल की क्लास में देखने वाले हो। तो आप एक बार फिर से मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीजें आपको पूरी याद हो जाए। ठीक है, एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भारत की हमने बात करी थी कि भारत में रियासतों के एकीकरण के बाद क्या हुआ, तो भारत में रियासतों के एकीकरण के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठी तो उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था धर आयोग। अब धर आयोग की हमने बात करी थी, तो धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उस समय धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एस के धर साहब। ठीक है, तो एस के धर साहब आपके धर आयोग के उस समय अध्यक्ष थे। और एस के धर आयोग ने जो धर आयोग है इसका गठन कब किया गया, तो जून 1948 में धर आयोग का गठन यहाँ पर किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना इसका उद्देश्य था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और इसने बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। और इसी धर आयोग की जांच करने के लिए आई जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 को होता है। कांग्रेस द्वारा यह समिति का गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसका उद्देश्य क्या था, तो धर आयोग की जांच करना और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। लेकिन जब इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की तो यहां पर इसने भी बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। और यहाँ पर एक तेलुगु भाषा के व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी रमुल्लू, तो इन्होंने 56 दिन का अनशन रखा और इनकी मृत्यु हो गई। और इसी के चलते 1 अक्टूबर 1953 को भारत में पहला भाषाई आधार पर राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बाद में अलग अलग भाषा के लोग अपनी मांग करने लगे, तो इसीलिए क्या करना पड़ा कि सरकार को मजबूरन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा और इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता था। अगर इसके गठन की बात करें तो 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है। इसमें 3 सदस्य थे, फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एन फणिकर। ठीक है, जब इसका गठन के बाद इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। संविधान में 7वां संशोधन हुआ और इसी में आपका मध्य प्रदेश भी था। जब इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो पार्ट एबीसी को समाप्त कर दिया गया। पार्ट ए के अंतर्गत जो 8 मराठी भाषा वाले जिले थे वो 8 मराठी वाला भाषा वाले जिले अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चांदा, यमतमाल, बुंडाला और नागपुर, तो ये 8 मराठी भाषा बोलने वाले जिले मध्य प्रदेश ने किसे दे दिए, महाराष्ट्र ने दे दिए। वहीं पार्ट बी में क्या हुआ, तो पार्ट बी के अंतर्गत मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का एक गांव आता था सुनील टप्पा, तो इसे दे दिया राजस्थान को। और वहीं कोटा की जो सिरोन तहसील है इसे मिला लिया गया कहां पर, विदिशा में। ठीक है, और पार्ट सी में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, पूरा पार्ट सी आपके मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश का नया मैप निकल कर आता है जो 1956 का आपका मैप था। कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश आपका दिखाई देता था। ठीक है, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की विशेषता देखी थी कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश की क्या विशेषता थी, तो उस समय जो क्षेत्रफल था वो 44,344,6 था। और भारत मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य उस समय था। जिलों की बात करें तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय जिले थे 43, संभाग थे 9। वहीं प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया, वहीं प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। ठीक है, वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने बात करी थी तो 996 किलोमीटर थी, पूर्व से पश्चिम 1127 किलोमीटर थी। भौगोलिक विस्तार हमने देखा था 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका यहाँ पर भौगोलिक विस्तार था। उसके बाद अपन ने देखा था कि विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी, तो 7 राज्यों से लगती थी, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि 1972 में 2 जिले बनाए गए, कौन कौन से, एक तो भोपाल बनाया गया, एक राजनांदगांव बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1972 में जिलों की संख्या 45 हो गई थी। उसके बाद एक समिति आती जिसका नाम था BR दुबे समिति, तो इसका गठन 25 मई 1998 को किया गया। इसने 10 जिले बनाए, 10 में से 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है जैसे बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। वहीं आपके 6 जिले कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 1998 में 55। फिर 1998 में एक और समिति आती है सिंहदेव समिति जिसका गठन 30 जून 1948 को किया गया। इसने 6 जिले बनाए, 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल थे और बाकी 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। नीमच, हरदा और उमरिया ये मध्य प्रदेश में शामिल जिले थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1998 में जिलों की संख्या टोटल कितनी है, तो आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा गया, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कान खोलकर सुन लेना कि 1998 में टोटल कितने जिले बने, तो 1998 में टोटल 16 जिले बनाए, 10 जिले BR दुबे ने बनाए,
6 जिले सिंहदेव ने बनाए। तो इस प्रकार से 1998 में टोटल 16 जिले बनाए गए और विभाजन से पूर्व तक मध्य प्रदेश में जो जिले की संख्या थी वो कितनी हो गई थी, तो यहाँ पर जिलों की संख्या 61 हो गई थी। तो दोस्तों ये पूरी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो इस क्लास को बड़े ध्यान से और नोट्स बनाते चलना। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे साथ करें, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते चले, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बाकी जो बची कहानी है, यानी 1 नवंबर 2000 से 2021 तक मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कल की क्लास में हम समाप्त कर लेंगे और कल की क्लास में हम इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका गठन वाला यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। और दोस्तों जितने भी जो फालतू कमेंट करने वाले लोग हैं इनको ज्यादा सीरियस लिया मत करो, क्योंकि ये लोग हैं उछल कूद करने वाले, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये दूसरों का काम बिगाड़ना आते हैं और इनका क्या, एक दिन ये तो भीख मांगते फिरेंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं उनका कोई वजूद नहीं रहता है, इसलिए इन पर ज्यादा सीरियसली ध्यान मत दिया करो। सिर्फ हमें ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर और इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितनी से जितनी ज्यादा चीजें हम पढ़ पाए उतनी चीजें पढ़ लेंगे और जल्दी आपके लिए एक बेहतरीन मैराथन क्लासों की सीरीज शुरू करने वाला हूं। उस सीरीज में हम वो चीजें पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बनना 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यानी कि अगर एक मैराथन क्लास लाया हूं तो उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। तो इस प्रकार से एक नई सीरीज में जल्दी लेके आने वाला हूं, तो आप बस थोड़ा सा इंतजार करें, मेरे साथ पढ़ते जाएं, आपका पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।